हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता होगा, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और उसके तहत कंप्यूटर का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया। तो कल की वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे और उसका बचा हुआ पार्ट, जैसा कि मैंने बोला था कि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इसके अंतर्गत एमएस एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट, ये सब सारे पैकेजेस आते हैं। इनके अलावा एमएस एक्सेस भी होता है। वो सारे से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट। इनसे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ये आ जाए कि एमएस आउटलुक क्या होता है, एमएस एक्सेस क्या होता है, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो चलिए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन से जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसे सेक्शन वाइज मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एमएस वर्ड को डिस्कस करता हूं। उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। देखिए, कोई भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉट डॉक एक्स। ये फाइल एक्सटेंशन क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। अगर कोई भी फाइल आप लोग सेव करते हैं, जैसे एमएस वर्ड में अगर कोई भी फाइल आप बनाते हैं, उसे जब आप सेव करते हैं जिस भी नाम से, सपोज करिए कि मैं एग्जांपल देता हूं, उसे आप वर्ड नाम से सेव करते हैं, फाइल का नाम देते हैं आप वर्ड। तो वर्ड के आगे डॉट और ये जो एक्सटेंशन होता है वह खुद ब खुद लग जाता है। आपको लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको बस फाइल नेम देना होता है कि आप जो भी फाइल नेम बना रहे हैं उसे आप एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे जो उसका एक्सटेंशन होता है डॉकएक्स, वह खुद ब खुद लग जाता है। इससे पता ये चलता है कि वह जो डॉक्यूमेंट है, वह फाइल है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल है। डॉट पीडीएफ जो होता है, डॉट पीडीएफ, अगर कोई पीडीएफ नेचर का कोई फाइल होगा तो उसके आगे एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ लगेगा। डॉट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट फाइल, अगर नोटपैड या फिर वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें डॉट टीएक्सटी लगेगा। डॉट डॉक जो है यह गलत ऑप्शन है। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक एक्स। इसमें कई लोग कंफ्यूज करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच टैब इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू चेंज फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर। देखिए, यहाँ सवाल है टैब से। तो टैब कहने का मतलब कि अगर आप लोग एमएस वर्ड का इंटरफेस देखे होंगे तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि टैब क्या होता है, रिबन्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, मेन्यू क्या होता है। मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक इंटरफेस है। मतलब कि जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। देखिए, जूम करके सबसे पहले ऊपर जो कुछ बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये इसे बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। और फिर यहाँ से इस होम के बगल से स्टार्ट होके स्टाइल पेन के नीचे यहाँ जो आपका एरिया आता है उसे बोला जाता है रिबन्स। रिबन्स में ऊपर जो होते हैं होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब होते हैं टैब। तो हर टैब में अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग मेन्यू होता है। जैसे कि होम टैब अभी हमारा सेलेक्टेड है, जो भी सेलेक्टेड होगा वह हाईलाइट हो जाएगा। होम टैब अभी हमारा सेलेक्टेड है, तो उसके अंतर्गत देखिए कितने सारे ग्रुप्स हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप। फिर उसके बाद अगर हम लोग इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो देखिए कौन कौन सा ग्रुप हो जाएगा। पेजेस ग्रुप, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और फिर सिंबल। तो सभी में क्या होता है, हर ग्रुप में अलग अलग मेन्यू होता है। अगर हम लोग होम टैब की ही बात करें तो होम टैब में आप देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन कौन सा मेन्यू है, तो पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फिर फॉर्मेट पेंटर है। उसके बाद फिर फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में देखिए कितने सारे मेन्यू हैं। फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, फिर ये इंक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट, डिक्रीज फॉन्ट साइज 1 पॉइंट। ये क्या है, केस चेंज करने के लिए कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं उसे सेलेक्ट करके अगर उसका केस चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्मॉल केस में, अपर केस में, सेंटेंस केस में, तो ये सब हो सकता है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, फिर यह वर्ड आर्ट का है। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट में टेक्स्ट हाईलाइट है और टेक्स्ट का कलर है, फॉन्ट कलर। फिर पैराग्राफ ग्रुप है। देखिए, इस तरीके से ये थ्योरी सेक्शन है नहीं। अगर आप लोग इसका थ्योरी जानना चाहते हैं तब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उससे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू पे चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ सवाल यही पूछा जा रहा था कि ऐसा कौन सा टैब है एमएस वर्ड में जो कि क्या करता है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करता है, फॉन्ट साइज को चेंज करता है और फॉन्ट कलर को चेंज करता है।
तो इसका राइट आंसर होगा होम टैब। होम टैब में ही सारे ग्रुप होते हैं, जैसा कि आपने देखा था फॉन्ट ग्रुप में, उसमें फॉन्ट का स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल कहने का मतलब कि अगर ये फॉन्ट लिखा हुआ है चेंज, इसे हम लोग सेलेक्ट करके किसी और स्टाइल में, जैसे ये कैलिब्री में लिखा हुआ है, हम इसे टाइम्स न्यू रोमन, तहोमा या फिर एरियल, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है फॉन्ट स्टाइल। साइज क्या होता है, देखिए इसका साइज अभी ये हो सकता है 14 पॉइंट्स हो, इसे अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो यह 16 पॉइंट में होगा, 18 पॉइंट में होगा, मैक्सिमम बहुत हो सकता है। उसके बाद कलर, ये ब्लैक कलर में है, अगर हम लोग इसे, जैसे ऊपर आप लोग ने देखा, इसका जो फॉन्ट कलर है वह ब्लू है और बाकी का जो है यह ब्लैक है। तो ये सब सारे फीचर्स जो है वह होम टैब के अंतर्गत मिलता है हमें। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन। तो शॉर्टकट की फॉर सेव इन एमएस वर्ड इज, देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, चाहे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, एक ही शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल+S। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ एस की जब हम लोग प्रेस करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वह सेव होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेल मर्ज इन एमएस वर्ड। तो देखिए मेल मर्ज के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बेल्ट्रॉन सीरीज में आप लोग जाके देखिएगा, मेल मर्ज को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और बेसिकली यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि मेल मर्ज का पर्पस क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू सेंड पर्सनलाइज लेटर टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स। मतलब कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यह फीचर देता है कि आप सपोज करिए कि अगर आप एक कंपनी में एक ऐसे जगह पे हैं जहां आपको लेटर लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला और उस कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, सभी का जो लेटर का फॉर्मेट है सेम ही होना है, लेकिन लेटर जो जाएगा सबको इंडिविजुअली, मतलब कि उस 100 एम्प्लॉय के नाम से जाएगा और उसके एड्रेस, एम्प्लॉय कोड, ये सब उसमें चेंज होगा, बाकी जो कंटेंट रहेंगे वो चेंज नहीं होंगे। तब आप 100 लोगों के लिए तो आप अलग अलग लेटर लिखने नहीं जाओगे, आप एक फॉर्मेट तैयार कर लोगे, उसमें बस कुछ ऐसा कमांड्स आप दोगे जिसमें नाम चेंज हो जाए, एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाए, उनका एड्रेस चेंज हो जाए, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाए, बाकी कुछ चेंज नहीं हो। तो वो उस तरीके का फीचर जो होता है वह मेल मर्ज के जरिए ही किया जा सकता है, जिसमें पर्सनलाइज लेटर आप भेज सकते हो मल्टीपल रिसिपिएंट्स, मतलब कि मल्टीपल प्राप्त करने वाले, बहुत सारे लोग को प्राप्त करने वाले अगर पर्सनलाइज लेटर हमको भेजना है तो वह एमएस वर्ड के मेल मर्ज फीचर से हम लोग यह कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच फीचर अलाउज यू टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर। इसे मैं हिंदी में समझा देता हूँ आसान भाषा में। एमएस वर्ड का ऐसा कौन सा फीचर है जिसके जरिए आप लोग किसी एक टेक्स्ट पे कोई भी फॉर्मेटिंग किया गया है, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके आप दूसरे टेक्स्ट पे, दूसरे वर्ड पे, या फिर वो पैराग्राफ हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, या फिर एक वर्ड हो सकता है, उस पे आप लोग अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 35 है, ये सारे एक अलग फॉर्मेटिंग में लिखे गए हैं, सिमिलर है, एक जैसे हैं, लेकिन अगर हम लोग ऊपर के हेडर देखते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी, इसका फॉन्ट स्टाइल अलग है, फॉन्ट साइज अलग है, फॉन्ट कलर भी अलग है, और बाकी ये जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस पे ठीक ऐसा फॉर्मेटिंग आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका दो तरीका है, या तो इसे सेलेक्ट करके हम लोग देखेंगे कि इस पे कौन कौन सा फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इस पे कौन सा फॉन्ट स्टाइल है, क्या एरियल है या फिर टाइम्स न्यू रोमन है, पहले हमें ये चेक करना होगा। उसके बाद इसका साइज हम लोग देखेंगे 20 पॉइंट्स है कि 22 पॉइंट्स है, ये सारा होम टैब में ऊपर दिखा देता है। उसके बाद फिर फॉन्ट कलर ये हमें रेड दिख रहा है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को हमें चेंज करना है, इस तरीके का फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, तो इसे पूरा हमें सेलेक्ट करके एक एक करके वह फॉर्मेटिंग हमें चेंज करना होगा। तो हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ छूट जाए। लेकिन दूसरा तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है कि इसे हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसके जो फॉर्मेटिंग है उसे कॉपी करके इस पे पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग है वह इस पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा, तो उससे किसी तरीके का कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। तो एमएस वर्ड आपको एक ऐसा फीचर देता है, वही यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर्मेट पेंटर। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, व्हाट इज गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होता है एमएस वर्ड में, देखिए जब यह इसे भी मैं समझा देता हूँ। समझा मैं इसलिए रहा हूँ कि अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो अब आपके जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। गटर मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जब बुक पब्लिशिंग का काम होता है, आप कोई भी बुक अगर आप लिख रहे हो 100 पन्ने का, 50 पन्ने का या फिर हजारों पन्ने का, तो उसमें क्या होता है, बुक जब प्रिंट होता है किसी भी साइज पे तो उससे फिर बाइंड किया जाता है, मतलब हार्ड शीट से उसे बाइंड किया जाता है। सपोज करिए यह बुक का पेज है, आपने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, आपने मार्जिन बहुत छोटा छोड़ा, तो क्या होता है कि अगर जो बाइंडिंग होगा उस मार्जिन के अंतर्गत ही होगा।
तो अगर आप बहुत कम मार्जिन छोड़ देते हो तब फिर उसके बाद क्या होगा, जब बाइंडिंग होगा, बुक की जब बाइंडिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसमें क्या होगा, कंटेंट भी आपका उस बाइंडिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तब तो आपका कंटेंट वो आधा छिप जाएगा बाइंडिंग से। तो गटर मार्जिन इसीलिए होता है कि जब आप उसे सेट कर देते हो, गटर मार्जिन लगा देते हो, तो उसका एक साइज जो है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इतना दूर में आपका मार्जिन वो बाइंडिंग के लिए छूट गया, उसे ही बोला जाता है गटर मार्जिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज कंट्रोल प्लस जेड डू इन एमएस वर्ड। देखिए ये सिर्फ एमएस वर्ड में ही नहीं, बाकी जगह पे भी कंट्रोल प्लस जेड का वही काम होता है। कंट्रोल प्लस जेड का काम होता है अनडू द लास्ट एक्शन। सपोज करिए कि आप एक लाइन लिख रहे हो, यहाँ पे उस पर आपने कोई सेटिंग दे दिया, कोई फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दिया और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करोगे ये फिर से वैसा ही हो जाएगा। मतलब लास्ट चेंज जो आपने किया था उसके पहले वाला चेंज जो है यह कंट्रोल प्लस जेड से अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं, विच व्यू इन एमएस वर्ड डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर ऑन अ वेब पेज। तो देखिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उसे कई तरीके से हम लोग देख सकते हैं। वह नीचे में आपका जो टास्क बार होता है वहां पे व्यू, मतलब कि पेज जो है आपका किस तरीके का दिखेगा, क्या नॉर्मल प्रिंट लेआउट व्यू जैसा कि एक पेज प्रिंट होता है वैसा, या फिर डॉक्यूमेंट व्यू, या फिर वेब पेज व्यू। तो यहाँ सवाल यह पूछ रहा है कि एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा व्यू होता है जिसमें आपका यह जो डॉक्यूमेंट है वो एक वेब पेज की तरह दिखे। वेब पेज मतलब इंटरनेट का एक पेज की तरह दिखे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेब लेआउट व्यू। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू वुड गो टू। यहाँ सवाल यह पूछ रहा है कि अगर आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर से, तो आप कहाँ जाइएगा। देखिए ये सब सारे जो हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एनटीपीसी में मैंने ये देखा था, पता नहीं किस डेट का है, यह शायद इवनिंग शिफ्ट का 2-3 दिन पहले का क्वेश्चन ये आया था कि अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह फाइल कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में या फिर वह कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। और एक दो ऑप्शन और था, मुझे ध्यान नहीं है। तो क्या होता है उसका आंसर, वह फाइल जो है रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल बिन में जाने के बाद फिर वहां से आपको कंप्लीटली डिलीट करना होता है। अगर शिफ्ट के साथ आप डिलीट प्रेस कर रहे हैं तब वह फाइल जो है जिसे भी आप डिलीट कर रहे हैं वह कंप्लीटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब तक आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते हैं, अगर सिर्फ ऐसा सेलेक्ट करके आप डिलीट कर देते हैं तब वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन में वह फोल्डर आपको दिखेगा या जो भी फाइल आपने डिलीट किया, लेकिन आप रिसाइकिल बिन को ओपन करके जब उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो फाइल नहीं खोलेगा, उसे फिर आपको रीस्टोर करना होगा। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं 1-2 दिन, अगर आप इस पे काम कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सीधा इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब पिक्चर्स में। इंसर्ट टैब पे आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप होगा। इलस्ट्रेशन में बहुत सारे ऊपर मेन्यू हैं, जैसे पिक्चर हो गया, शेप्स हो गया होता है, फिर 3D मॉडल्स होता है, ये सब पाई चार्ट वगैरह, डायग्राम, वो सारे चीज इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत ही होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चेंज केस इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में चेंज केस का क्या काम होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यह चेंज केस जो होता है होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में होता है। चेंज केस से क्या होता है, सपोज करिए कि आपने यह लिख दिया स्पेसिंग, ठीक इसी तरीके से अगर इसे आप पूरा कैपिटल करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके चेंज केस में आप क्लिक करिएगा, उसका ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करिएगा तो उसमें 2-3 ऑप्शन आएंगे। जैसे कि इसे क्या करना, अपर केस में क्लिक करिएगा तो ये सारा जो है कैपिटलाइज हो जाएगा। उसके बाद टॉगल केस करते हैं तो एक कैपिटल एक स्मॉल रहेगा। सेंटेंस केस में करते हैं तो सेंटेंस केस ठीक उस तरीके से होता है जैसे कि सेंटेंस में लिखा जाता है। उसके बाद अगर कोई कैपिटल में है, अगर उसे सेलेक्ट करके आप लोअर केस में करते हैं तो वो सारा लोअर केस में हो जाएगा। तो चेंज केस का काम यही होता है, टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस एंड लोअर केस। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, विच ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड वाटरमार्क टू अ डॉक्यूमेंट। मतलब कि ये जो आप वाटरमार्क क्या होता है, जैसे कि यह एक डॉक्यूमेंट है, इसे मैंने एमएस वर्ड में बनाया है, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट किया है, तो ये वाटरमार्क मैंने खुद लगाया है। ऐसा नहीं कि इस पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो ये हटेगा नहीं जब तक मैं इसे वाटरमार्क ऑप्शन से जाकर डिलीट नहीं करता हूँ। तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा वॉशर टाइप का है, पूरा क्लियर नहीं है, तो इसे ही बोला जाता है वाटरमार्क। तो ये पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में आप वाटरमार्क कहाँ से लगा सकते। देखिए इसके बारे में, वाटरमार्क के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होगा। एमएस ऑफिस अगर 2007 आप यूज कर रहे हैं या फिर उसके नीचे के वर्जन में, तो उसमें वाटरमार्क किसी और टैब के अंतर्गत होता है, वह इंसर्ट टैब के अंतर्गत होता है। लेकिन 2007 के बाद के वर्जन आप अगर यूज कर रहे हैं
तब वह डिजाइन टैब में होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड इज यूजुअली, मतलब कि अगर डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हैं, डिफॉल्ट सब का मतलब क्या होता है कि आपको उस तरीके से ही कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट ने उस तरीके से ही पेज का मार्जिन सेट करके दिया है, पेज में जो फॉन्ट है, फॉन्ट वो उस तरीके से सेट करके दे रखा है उन्होंने, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल, ये सारा कुछ वो लोग कंपनी से ही वो तैयार होके इस तरीके से आता है, इसे ही बोला जाता है डिफॉल्ट। उसमें किसी तरीके का आपने कोई चेंजेस नहीं किया, बाद में आप कर सकते हैं। तो यहाँ सवाल वही है कि किसी भी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग क्या होता है। लाइन स्पेसिंग कहने का मतलब एक और दूसरा लाइन के बीच में कितना स्पेस है। इसके इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे सिंगल होता है, 1.15 होता है, डबल होता है, या फिर 1.5 लाइन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डिफॉल्ट मोड से 1.15 लाइंस इसका राइट आंसर होगा। तो एमएस वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होता है वह याद रखिएगा 1.15। ये गलती मत कर दीजिएगा, 1.5 आपको मैनुअली सेट करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। अलाइनमेंट कहने का मतलब कि कोई भी, जैसे यह पेज हो गया एमएस वर्ड का, इसमें आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ देखिएगा क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड रहता है, टॉप रहता है और बॉटम रहता है, ये मार्जिन होता है, उसके बीच में ही आप लिखते हैं। तो अगर आप देखते होंगे कि टेक्स्ट कोई जो होता है वह ठीक इस तरीके से एकदम मार्जिन से अलाइन रहता है और राइट साइड में भी मार्जिन से अलाइन रहता है, लेकिन कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं, कुछ पैराग्राफ होते हैं, सिर्फ इस तरफ वो अलाइन रहेंगे, एक लाइन में ही वो स्टार्ट होंगे, लेकिन राइट साइड का जो अलाइनमेंट रहेगा वो एक हो सकता है, एक लाइन यहाँ खत्म हो, दूसरा लाइन यहाँ खत्म हो, तीसरा लाइन यहाँ, उस तरीके का कोई अलाइनमेंट नहीं होता। तो इसमें 3-4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर दे देते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो ये जो बॉटम अलाइनमेंट है यह एमएस वर्ड में नहीं होता। जो भी पैराग्राफ का अलाइनमेंट एमएस वर्ड में होता है वह लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाइड होता है और एक राइट अलाइनमेंट होता है। 4 अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, टू क्विकली सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट व्हाट शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन वुड यू यूज। मतलब कि अगर इस डॉक्यूमेंट में हो सकता है 50 पेज हो या फिर 100 पेज हो, अगर आपको एक ही बार में सारे कंटेंट को सेलेक्ट करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+A। तो ये क्या करता है, पूरे कंटेंट को उस डॉक्यूमेंट में एक बार में ही सेलेक्ट कर लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द गो टू टैब एक्टिव। देखिए इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि एमएस वर्ड में आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है और उसके बाद उसमें गो टू टैब एक्टिव होना चाहिए। तो जब आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का बॉक्स खुलता है। उसमें 3 टैब होता है, फाइंड, फिर रिप्लेस और गो टू। ये हो गया फाइंड, ये रिप्लेस और ये गो टू। तो जो भी आप शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे वो टैब एक्टिव होगा, वो थोड़ा सा हाईलाइटेड रहेगा और नीचे उसके ऑप्शंस रहेंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस अगर आप कंट्रोल+F प्रेस करते हैं तब भी वह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन उसमें यह फाइंड डायलॉग बॉक्स, ये फाइंड टैब एक्टिव होगा। कंट्रोल+H जब आप प्रेस करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें यह रिप्लेस का जो टैब है वह एक्टिव रहेगा। कंट्रोल+G जब आप प्रेस करते हैं तब यह डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फाइंड एंड रिप्लेस, लेकिन गो टू टैब एक्टिव होगा। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के साथ गो टू टैब एक्टिव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल+G। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। विच फीचर अलाउज यू टू हाईलाइट टेक्स्ट विथ अ स्पेसिफिक कलर। मतलब एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को उसका स्पेसिफिक कलर के साथ हाईलाइट करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, ना कि उसका, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ना कि उस टेक्स्ट का कलर हम लोग चेंज करते हैं। तो यह जो है ऑप्शन बी, टेक्स्ट हाईलाइट कलर के जरिए इस चीज को, हम किसी वर्ड को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के जरिए हम इस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यह फीचर जो है, फीचर अभी ब्लैक में लिखा हुआ है, अगर हम फॉन्ट कलर इसका रेड कर देते हैं तो यह फीचर रेड में हो जाएगा। लेकिन हाईलाइट करने का मतलब कि यह हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अगर इसको स्पेसिफिक करता हूं तो ये देखिए ये कलर हाईलाइट हुआ, ना कि इसका फॉन्ट का कलर चेंज हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। व्हाट इज हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड। तो देखिए ये भी सवाल काफी रिपीटेड है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई सारे एग्जाम में आता है कि हेडर एंड फुटर हम लोग इंसर्ट कहाँ से कर सकते हैं एमएस वर्ड में, और यह होता क्या है बेसिकली। तो हेडर क्या होता है, हेडर जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी भी डॉक्यूमेंट के वह हेड में यानी टॉप पे रहेगा और फुटर हमेशा नीचे रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
ऐसा टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज रेस्पेक्टिवली। अब जैसे यह क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में मैंने यह जो ऊपर आपको दिया है यह हेडर है, कोई फुटर मैंने सेट नहीं किया है। फुटर मैं चाहता तो यहाँ पे पेज नंबर दे सकता था या फिर कोई मैसेज दे सकता था, थैंक यू, या फिर अपने यूट्यूब चैनल का नाम दे सकता था। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक यू कैन यूज द शॉर्टकट की। किसी भी पेज को, एक पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, वह कहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म होने का मतलब कि अगर आप जब कर्सर एंटर करके प्रेस करते जा रहे हैं तो एक पेज सपोज करिए यहाँ पे है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेज यहाँ पे आने के बाद ही खत्म हो। यह दिख रहा है फिजिकली हमें कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका कर्सर रहेगा, एंटर आप प्रेस करिएगा तो फिर तुरंत आप दूसरे पेज में आ जाइए। इसे ही बोला जाता है पेज ब्रेक। तो यह बेसिकली कौन सा शॉर्टकट की से आप लोग इसे पेज ब्रेक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर। जहां भी आपका कर्सर रहे आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करिएगा तो एक नया पेज आ जाएगा और पेज ब्रेक वहां पे यूज हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, विच ग्रुप ऑन द होम टैब कंटेन्स ऑप्शंस लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो ये देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जब एमएस वर्ड का इंटरफेस डिस्कस किया था कि होम टैब के अंतर्गत ऐसा कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सा ग्रुप है जिसके अंतर्गत यह बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो यह जो है आपका फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, फॉन्ट में आपका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, उसके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर बोल्ड होता है, बोल्ड मतलब कहने का मतलब कि कोई, जैसे ये सपोज करिए विच है, तो विच को अगर हम इसे बोल्ड करते हैं तो ये थोड़ा डार्कन हो जाएगा। इटैलिक करने का मतलब कि वह थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में तिरछा हो जाएगा। अंडरलाइन कहने का मतलब कि उसके अंतर्गत अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये एक अंडरलाइन हो जाएगा। तो यह फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस इन एमएस वर्ड। तो एक फीचर होता है एमएस वर्ड में जिसके जरिए हम लोग यह देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रिकॉर्ड ऑल मॉडिफिकेशन मेड टू अ डॉक्यूमेंट। सपोज करिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वह किसी को आप सेंड करते हैं, तो उसमें अगर किसी तरीके का कोई चेंजेस होगा और आप देखना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, तब यह ट्रैक चेंजेस के जरिए ही किया जा सकता है। एग्जाम में बेसिकली देखिए जो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग जो टेस्ट होता है या फिर सीपीटी, जो कॉपी का इवैल्यूएशन होता है, आपका सीपीटी का जो जांच होता है वो इस ट्रैक चेंजेस के माध्यम से ही होता है। इस सवाल में पूछा गया था ये करने के लिए आपने क्या क्या किया है उसमें, कि किस तरीके से इस सेटिंग को आपने अप्लाई किया है। तो बेसिकली इस ट्रैक चेंजेस फीचर के जरिए ही कॉपी को इवेल्युएट किया जाता है। कॉपी क्या, वह जो वर्ड प्रोसेसिंग आपने किया है या फिर सीपीटी टेस्ट दिया है। उसके बाद क्वेश्चन 51 क्या है, टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट यू टिपिकली फाइंड द ऑप्शन इन विच टैब। बुलेटेड लिस्ट कहने का मतलब देखिए यह लिस्ट हमने तैयार किया है, इसमें हमने क्या दिया है, अल्फाबेट है ABCD। हो सकता है आप रोमन नंबर में 1 2 भी दे सकते हैं या फिर नेचुरल नंबर में 1 2 3 4, या फिर कोई सिंबल आप दे सकते हैं बुलेट इस तरीके का। बुलेट के भी बहुत सारे डिजाइन रहते हैं, कुछ स्टार मार्क में रहते हैं या फिर कुछ एरो टाइप का ये रहता है आपका टिक साइन, या फिर कुछ एरो टाइप का ऐसा भी रहता है, उसे ही बोला जाता है बुलेटेड लिस्ट। तो यह ऑप्शन आपको किस टैब के अंतर्गत मिलेगा, तो यह होम टैब के अंतर्गत मिलता है, पैराग्राफ ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन 52 क्या है, द फीचर दैट ऑटोमेटिकली कलेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर एज यू टाइप इज कॉल्ड। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर है जो यह ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है आपका कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक जो आप टाइप करते हैं। तो देखिए यह फीचर जो है इसे बोला जाता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट एक फीचर होता है जिसके जरिए अगर सपोज करिए आप कोई वर्ड लिख रहे हैं एरर, तो इसमें एरर का राइट स्पेलिंग क्या होता है, ERRORS। आपने क्या किया, ERORS अगर जैसे आप लिखिएगा और स्पेस प्रेस करिएगा तो ये इसे खुद ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। यह फीचर होता है, आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। सीपीटी एग्जाम जो होता है उसमें यह फीचर डिसेबल्ड रहता है, मतलब वो ऑटो करेक्ट नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ दीज अलाउज यू टू क्विकली एक्सेस कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। मतलब कि ऐसा कौन सा ये फीचर है, कौन सा टैब है जो कि आपको यह अलाउ करता है कि आपने जो हमेशा यूज करते हैं या फिर अभी कुछ देर पहले आपने यूज किया था, वो ऐसा कौन सा फीचर है एमएस वर्ड में। तो उसे ही बोला जाता है ऑप्शन बी, क्विक एक्सेस टूल बार। जो मैंने बताया था इंटरफेस में कि ऊपर जो कुछ बटन्स होते हैं जिसे क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, तो यहाँ पे ऐसे टूल मौजूद होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इसीलिए इसके नाम दिया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्वेश्चन नंबर 54 शॉर्टकट की से है, व्हाट डज कंट्रोल+I डू टू अ सेलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब कि कोई भी एक टेक्स्ट है उसे आपने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल+I जब आप प्रेस करिएगा तो क्या होगा, तो यह इटैलिक होगा। इटैलिक कहने का मतलब कि यह सपोज करिए कि ऐसा लिखा हुआ है CTRL, यह स्ट्रेट दिख रहा है,
जैसे ही इसे सेलेक्ट करके आप Ctrl+I करिएगा तो थोड़ा सा ये कुछ तिरछा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा इटैलिक। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर्स विच फंक्शन की इज कॉमनली यूज्ड। मतलब कि अगर आपने टाइप किया लेकिन फिर भी आप ऑटो करेक्ट के बाद सेटिस्फाइड नहीं, आप चाहते हैं कि एक बार उसे मैं उसका ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक जो है वह चेक कर लूँ, तब शॉर्टकट की आपको F7 जब आप प्रेस करिएगा तब वह खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेक करके बता देगा कि अगर उसमें किसी तरीके का कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह उसे डिनोट कर देगा कि हाँ इसमें यह स्पेलिंग मिस्टेक है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MS वर्ड से रिलेटेड MCQ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे MS एक्सेल और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं MS एक्सेल। इस पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, फिर क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए MS वर्ड सबसे पहले हमने देखा, तो MS वर्ड क्या था, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि उसमें हम लोग पैराग्राफ या फिर किसी तरीके का वर्ड से रिलेटेड जो भी काम होगा वह MS वर्ड में होगा, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। फिर दूसरा है MS एक्सेल, तो यह एक वर्कबुक है। वर्कबुक कहने का मतलब उसमें हम लोग अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी डेटा एंट्री होता है वह हम लोग कर सकते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, टेबल बेसिकली ड्रॉ किया जाता है, उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा होते हैं नंबर्स वाइज, उस पर हमें कैलकुलेशन करना होता है, जैसे एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसका परसेंटेज निकालना होता है, उसका एवरेज निकालना होता है, बहुत ही लार्ज नंबर के, मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। तब MS एक्सेल उसके लिए है। फिर पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए इसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हम लोग अपने बचपन के दिनों को याद करें तो उसमें स्कूल में हमारे पास 3 प्रकार की कॉपियां होती थी। एक कॉपी होता था जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखते थे, उसमें किसी तरीके का कोई ड्राइंग वगैरह नहीं करते थे, वो पेज कुछ इस प्रकार का होता था, उसमें लाइनिंग वाला, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर चाहे हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया वो हम लोग लिखते थे। फिर दूसरा कॉपी होता था कुछ इस प्रकार का जिसमें ग्रिड लाइंस होते थे, जैसे कि ये वर्टिकल लाइंस होते थे और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, मैथ्स के क्वेश्चन आंसर इसमें बनाते थे, मैथ्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते थे वह इसमें बनाते थे हम लोग। फिर एक कॉपी होता था प्लेन पेपर, जिसमें हम लोग ड्राइंग बनाते थे, अपना इमेजिनेशन किसी को दिखाने के लिए उसमें दर्शाते थे। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर की भाषा में अगर देखा जाए तो MS ऑफिस एप्लीकेशन के अंतर्गत हमें 3 प्रकार की कॉपियां प्रदान की गई है इलेक्ट्रॉनिक रूप में। सबसे पहला है MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो भी पैराग्राफ या फिर कोई बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड काम होता है तो वो हम लोग MS वर्ड में लिखते हैं। अगर हमें कोई नंबर पे काम करना है तब MS एक्सेल में हम लोग करते हैं, एक स्प्रेडशीट में। और अगर प्रेजेंटेशन का काम करना है तब हम लोग पावर पॉइंट में करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग MS एक्सेल को देखते हैं यह क्या है। MS एक्सेल में कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए यह एक तरीके का वर्कबुक होता है, वर्कबुक में ग्रिड लाइंस होते हैं। तो जहाँ पे ग्रिड लाइंस में रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे बोला जाता है सेल। जैसे कि यह एक सेल है, यह एक सेल है। अब इसमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो देखिए जब यहाँ ऊपर लिखा होगा ABCDE और फिर उसके बाद इनके आगे लिखा होगा 1 2 3 4, तो जो भी अल्फाबेट से डिनोट होते हैं उसे बोला जाता है कॉलम। जैसे कि यह पूरा कॉलम हो गया कॉलम A, यह पूरा B कॉलम हो गया, यह C कॉलम हो गया, D और यह E कॉलम हो गया। रो हमेशा ऐसे होता है, रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और कॉलम हमेशा वर्टिकल होगा। तो ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो, थर्ड रो और यह फोर्थ रो। अगर आप किसी भी कॉलम पे, किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं, जैसे सपोज करिए हमने अभी क्लिक किया D3 पे, मतलब कि D कॉलम के थर्ड रो पे हमने कर्सर को क्लिक किया, तो एक्सेल के ऊपर एक एड्रेस बार रहता है, उसे हमें डिनोट कर देगा कि आपका कर्सर अभी D3 पे है, यानी कि D कॉलम के थर्ड रो पे है। तो ये सब चीज एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। अगर हम लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक सेव करते हैं, बनाते हैं, तो उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी .xlsx। ये होगा इसका राइट आंसर, ये गलत होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट में x लिखा होगा। MS एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं तो उसे वर्कबुक बोला जाता है। MS वर्ड में अगर हम लोग बनाते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट बोला जाता है। अगर पावर पॉइंट में बनाते हैं तो उसे एक PPT बोला जाता है या प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इन एक्सेल फॉर्मूलाज ऑलवेज बिगेन विद विच सिंबल। तो MS एक्सेल में जो भी नंबर ऑफ डेटा होते हैं उस पर हमें कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है, या तो उस पर एडिशन करना होता है, सब्सट्रैक्शन, या फिर डिवीजन करना होता है, या उनका परसेंटेज एवरेज निकालना होता है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लिखना होता है, उसमें प्री डिफाइंड होते हैं फॉर्मूला।
फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें इक्वल टू लिखना होगा फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार ऊपर में स्थित रहता है एक बड़ा सा, उसमें हमें इक्वल टू लिखना होगा। जो भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है या जो भी फॉर्मूला लगाना है, सपोज करिए हमें सम करना है तो सम हम लोग करेंगे। उसके बाद हमें रेंज देना होता है। जैसे रेंज कहने का मतलब कि अगर ए कॉलम के पहले रो से ए कॉलम के फोर्थ रो तक का डेटा का हमें सम चाहिए और यहाँ पे हमें आउटपुट देना होगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस बार में इक्वल टू लिख के उसके बाद हम लोग ये लिख के रेंज सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि A1 से A4 तक, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यह A1 से A4 तक का जो भी डेटा रहेगा उसका सम करके इस सेल में या फिर जिस भी सेल को आप सेलेक्ट करते हैं उसमें उसका आउटपुट दे देगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, व्हाट इज अ सेल इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में सेल क्या होता है, तो सेल क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एन इंडिविजुअल बॉक्स इन अ वर्कशीट फॉर डेटा एंट्री। तो यह जो शीट होता है इसे बोला जाता है वर्कशीट। इसमें जो इंडिविजुअल सेल होता है, इंडिविजुअल स्पेस, जैसे कि यह इंडिविजुअल बॉक्स है, यह एक इंडिविजुअल बॉक्स है, हर एक जो बॉक्स होता है वो इंडिविजुअल होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होता, उसे ही बोला जाता है सेल। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, सेल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे बोला जाता है एक सेल। अब क्वेश्चन नंबर 59 है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेंज ऑफ सेल्स। मतलब कि जो अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि ऐसा कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला है जिसके जरिए हम एक सेल्स के रेंज का सम निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सम। हमें लिखना कैसे होगा, इक्वल टू सम, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तब यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट डज द डॉलर सिंबल सिग्निफाई इन एक्सेल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पूछ रहा है कि कोई भी फॉर्मूला लिखा गया है, अगर कोई भी सेल पे हम लोग क्लिक करते हैं या फॉर्मूला पे, अगर उस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है तो उस फॉर्मूला बार में या फिर एड्रेस बार में हमें दिखा देगा कि उस पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है या फिर हम किस सेल पे अभी हमारा करंट पोजिशन है। तो अगर किसी सेल पे हम लोग क्लिक करते हैं और हमें यह कुछ इस प्रकार का दिखाता है, डॉलर ए फिर डॉलर और 1, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, सवाल में यही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यह सिग्निफाई कर रहा है, यह बतला रहा है कि वह जो सेल रेफरेंस है वह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। देखिए सेल रेफरेंस दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव में डॉलर साइन नहीं शो करेगा। इसे बहुत ज़्यादा अगर मैं कंसेप्ट बताता हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बारे में अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बेल्ट्रॉन का सीरीज होगा, उसमें जाके आप MS एक्सेल के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ थ्योरी पोर्शन उसे करवाया। देखिए सेल रेफरेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट जो सेल रेफरेंस होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, पहले डॉलर होगा, फिर उसके बाद कॉलम डिनोट करेगा, उसके बाद फिर डॉलर आएगा और रो को डिनोट करेगा। तो यही एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन है, विच फीचर अलाउज यू टू फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन अ सर्टन कंडीशन और क्राइटेरिया। मतलब कि MS एक्सेल का ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको सेल को फॉर्मेट करने के लिए या अलाउ करता है, परमिशन देता है या फिर आपको फैसिलिटी देता है किसी सर्टन कंडीशन या फिर किसी सर्टन क्राइटेरिया पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए एक तो होता है फॉर्मेटिंग मतलब कि वह सीधे फॉर्मेट कर देगा, और दूसरा होता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशन जब लग गया तो उसमें आपसे पूछेगा कि किस तरीके का आपको उस सेल में फॉर्मेटिंग चाहिए, क्या उस सेल साइज जो है वह इसका एक सर्टन विड्थ और हाइट होना चाहिए, और उसमें जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, क्या टॉप में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए या फिर बॉटम में, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, इस तरीके का भी कुछ फॉर्मेटिंग वो पूछेंगे। तो इसीलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर किसी फॉर्मेटिंग में किसी सेल में फॉर्मेटिंग करना है एक सर्टन कंडीशन के साथ, तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ वर्कबुक इन एक्सेल। तो एक्सेल में वर्कबुक होता क्या है, बेसिकली सवाल यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एन एक्सेल फाइल कंटेनिंग वन और मोर वर्कशीट। देखिए जब आप MS एक्सेल ओपन करिएगा तब आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। नीचे क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा बुक 1, बुक 2 और फिर उसके बाद डॉट डॉट, मतलब कि यह आपको एक फाइल आपने ओपन किया Excel 1 नाम से, EXL1 नाम से, एक आपको एक्सेल शीट दिखेगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जितना भी चाहें आप शीट देना चाहें दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा दर्शा रहा है ये एक वर्कबुक को दर्शा रहा है, और इसमें अलग अलग शीट होते हैं। कहने का मतलब कि एक कॉपी हो गया और उसमें शीट जो होते हैं वो अलग अलग पेज हो गए। तो एक सर्टन कॉपी को क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है एक्सेल की भाषा में, MS एक्सेल में, और जो पेजेस होते हैं वो शीट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की टू सेव अ वर्कबुक इन एक्सेल इज।
तो देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी चाहे एमएस ऑफिस के कोई भी एप्लीकेशन में अगर कोई चीज़ आपको सेव करना है, उसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। अब अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन वुड यू यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। देखिए, एमएस एक्सेल से बेसिकली सवाल यही रहेंगे कि आपको किस तरीके, कौन सा फंक्शन किस काम के लिए आता है। तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि आपको यह पता करना है कि कोई एक रेंज ऑफ सेल्स दिया गया है, सपोज करिए A1 से लेके D5 तक के जो भी रेंज है, उसमें आपको यह पता करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन लगाना है जिसके जरिए यह पता लगे कि इस रेंज में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा। तब आपको लगाना होगा, यानी कि आंसर इसका होगा मैक्स इक्वल टू, आप यह इक्वल टू दीजिएगा, फिर मैक्स आप लिखिएगा और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको रेंज देना होगा जहां से जहां का आपको डेटा कंपेयर करना है, और फिर आप बंद करके एंटर प्रेस करिएगा। तो जो भी आप रेंज देते हैं उसमें सबसे जो हाईएस्ट लार्जेस्ट डेटा होगा वह आपको यहाँ पे दर्शा देगा। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टर फीचर इन एमएस एक्सेल। तो देखिए, फिल्टर आज के ज़माने में हम लोग सुन रहे हैं, फिल्टर बेसिकली क्या करता है, कैमरा में वो चीज़ों को इन्हांस करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम का फिल्टर हो या फिर स्नैपचैट का। लेकिन यहाँ पे फिल्टर शब्द का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे कि रियल लाइफ में मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए आप कोई शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं, आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, तो आपका बजट होगा सपोज करिए कि 30 to 35,000। जब आप उस वेबसाइट को ओपन करिएगा, मोबाइल फ़ोन्स लिखिएगा, तो उसमें सारे बजट के फ़ोन्स डिस्प्ले हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको एक फ़िल्टर ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको यह बताएगा कि किस ब्रांड का आप देखना चाहते हैं, क्या प्राइस रेंज होना चाहिए। जब उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा कि 30 to 35,000 और एक सर्टन ब्रांड पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तो सिर्फ जो क्राइटेरिया आपने दिया है उसी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से एक्सेल में भी फिल्टर का काम वही होता है कि डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट्स सर्टन क्राइटेरिया। अगर आप एक सर्टन वर्कबुक में या फिर कोई शीट में आप फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके का डेटा देखना चाहते हैं। क्या सिर्फ ऐसा डेटा जिसमें सिर्फ रोल नंबर लिखा हो, या फिर ऐसा डेटा जो 5 डिजिट का हो, कुछ कोई भी क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पहला था वर्कबुक से रिलेटेड, अब यह है वर्कशीट से रिलेटेड। तो वर्कशीट एक्सेल में क्या होता है। तो वर्कशीट, इसका राइट आंसर होगा अ सिंगल शीट विद इन एन एक्सेल वर्कबुक। तो जैसा कि मैंने बताया था, एक्सेल वर्कबुक आप समझिए कि एक कॉपी हो गया, और एक्सेल शीट जो होता है वर्कशीट, वह एक पेज हो गया। तो यहाँ वही दिया गया है आंसर में, अ सिंगल शीट विद इन एन एक्सेल वर्कबुक। अब अगला क्वेश्चन है, टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एन एक्सेल वर्कबुक यू कैन। अगर आपको एक वर्कबुक में सपोज करिए कि 2 से ज़्यादा, बाय डिफॉल्ट 2 या 1 वर्कशीट रहता है, अगर आपको उसमें और वर्कशीट ऐड करना है, यानी और पेजेस है आपको अपने कॉपी में ऐड करना है, तो आप कौन सा बटन प्रेस करिएगा, कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट क्लिक ऑन अ वर्कशीट टैब एंड सेलेक्ट इंसर्ट। तो जैसा कि यह वर्कबुक है, नीचे दिया गया है यहाँ शीट 1, शीट 2 और उसके बाद एक प्लस सिंबल होगा, तो उस प्लस सिंबल पे भी आप क्लिक करिएगा तो एक नया शीट ऐड हो जाएगा। या फिर वर्कशीट टैब पे आप क्लिक करके, यहाँ पे आप क्लिक करके राइट क्लिक करिएगा और फिर इंसर्ट करिएगा, तो एक नया टैब, एक नया शीट इंसर्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच टैब इन एमएस एक्सेल कंटेन्स ऑप्शन फॉर इंसर्टिंग चार्ट्स, टेबल एंड इमेजेस। यह सवाल बेसिकली यही पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल के किसी वर्कबुक में अगर आपको कोई चार्ट इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है या फिर कोई इमेजेस इंसर्ट करना है, तो आप कौन सा ऐसा टैब का इस्तेमाल करिएगा। तो इसका आंसर मैंने बताया था, इंसर्ट टैब। अगर कोई भी चीज़ आपको किसी डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या फिर वर्कबुक में, एक्सेल वर्कबुक में अगर आपको इंसर्ट कराना है, तब आप इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एवरेज फंक्शन डू इन एक्सेल। तो एवरेज फंक्शन का काम ये पूछ रहा है कि एक्सेल में क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह कैलकुलेट करता है अरिथमेटिक मीन ऑफ रेंज ऑफ नंबर्स। तो जो भी रेंज ऑफ नंबर्स आपने सेलेक्ट किया है उसका अरिथमेटिक मीन आपको बताएगा यह एवरेज फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 70 है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ द करंट सेल। जिस भी सेल पे हैं, अगर सपोज करिए आपने उसमें कुछ गलती से लिख दिया अगर, और फिर उसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं, उसे आप एडिट करना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा शॉर्टकट की आप प्रेस करिएगा कि उस करंट सेल पे, जिस भी सेल पे आप हैं, आपका कर्सर है, उसके डेटा को आप एडिट कर सकें। तो उसके लिए शॉर्टकट की आप प्रेस करिएगा F2। F2 की प्रेस करिएगा, जिस भी सेल पे आपका कर्सर रहेगा उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ पाइवट टेबल यूज्ड फॉर इन एमएस एक्सेल। मतलब एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल का क्या इस्तेमाल होता है। पाइवट टेबल एक तरीके का टेबल होता है जो फीचर प्रोवाइड किया जाता है एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पूछ रहा है कि उसका काम क्या होता है। पाइवट टेबल का काम होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज करना और समराइज करना, यही होता है पाइवट टेबल का काम। अब बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
इसका डिटेल जैसा कि मैंने बताया कि आप बेल्ट्रॉन के सीरीज में जाके एमएस एक्सेल का थ्योरी सेक्शन देख सकते हैं, उसमें मैंने थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई एक कॉलम और एक रो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रीज पैन्स फीचर। तो फ्रीज पैन एक फीचर होता है एमएस एक्सेल में, उसका यहाँ पर्पस पूछा जा रहा है, क्या उसका काम होता है एमएस एक्सेल में। तो उसका काम यही होता है, ऑप्शन बी, तो ये इसका राइट आंसर होगा, टू कीप रोज और कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। जैसे कि सपोज करिए कि यह शीट आपको अभी पूरा दिख रहा है, अभी क्वेश्चन नंबर 72 पे है, मैं जैसे स्क्रॉल करके नीचे जा रहा हूं तो देखिए क्या हो रहा है, यह पूरा का पूरा हाइड होते जा रहा है। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए यह एक एक्सेल का वर्कबुक है, या ऊपर का सबसे पहला जो रो है उसमें कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे कि ये पहला कॉलम में रोल नंबर लिखा गया है, इसे आर से मैं डिनोट कर रहा हूँ। दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट, ये दिया गया है, और यहाँ पे सपोज करिए टीचर का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, रो नंबर, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्क्रॉल करते हैं पेजेस, सपोज करिए बहुत ज़्यादा उसमें डेटा है, जब पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चीज़ भी स्क्रॉल हो जा रहा है, ये पहला कॉलम और पहला रो भी स्क्रॉल हो जा रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डेटा किस में है। तो फ्रीज पैन के जरिए क्या होता है कि हम इसे फ्रीज कर सकते हैं और इसे भी फ्रीज कर सकते हैं, जिसे भी चाहे हम लोग फ्रीज कर सकते हैं, उसे सेलेक्ट करना होता है। तो जब आपका टेबल कितना भी बड़ा रहे, आप स्क्रॉल करिएगा तो ये जो रो है, जिस भी रो को आप सेलेक्ट कर रहे हैं या कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं कि वह फ्रीज हो जाए, ये लोग फ्रीज हो जाएंगे और यह स्क्रॉल नहीं होंगे। बाकी का टेबल का जो कंटेंट है सिर्फ वही स्क्रॉल होगा, यानी ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये वहीं के वहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू इंडिकेट अ रेंज ऑफ सेल्स। मतलब कि कोई सेल्स का एक रेंज है, सपोज करिए जैसे A1 से लेके A10 तक हमें एक रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं। रेंज कहने का मतलब कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, तो यह किस सिंबल से दोनों सेपरेट होते हैं और यह दिखाता क्या है। जैसे कि यहाँ दिया गया है A1 से A10 तक, तो ये बेसिकली डिनोट किया जाता है कोलोन से। A1 लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा रेंज, फिर कोलन दिया हुआ है, और फिर A10, यानी कि A1 से स्टार्ट होके A10 तक हमारा जो है रेंज है। इसके बीच में आपको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है आप इस रेंज पे परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यही सब छोटे छोटे चीज़ ऐसे रहते हैं, ये बारीकी वाली चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये सब चीज़ आपको एकदम जहन में बच जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर याद करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कई बार आप मिस्टेक कर जाइएगा। कोलोन की जगह आप सेमी कॉलन हो सकता है मार्क करके चले हैं, जो कि गलत होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75, टू काउंट द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रेंज ऑफ सेल विच फंक्शन वुड यू यूज। देखिए अगर आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपको यह देखना है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि हमने कितने न्यूमेरिकल वैल्यू को सेलेक्ट किया है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के जरिए अगर हम लोग लिखते हैं इक्वल टू काउंट और फिर उसके बाद यह जो ब्रैकेट है इसके अंतर्गत हम लोग रेंज देते हैं, तो ये हमें काउंट करके बता देगा कि हमने कितना रेंज को सेलेक्ट किया, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज अ मैक्रो इन एमएस एक्सेल। तो मैक्रो का काम क्या होता है, तो मैक्रो बेसिकली क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शन टू ऑटोमेट टास्क। देखिए यह एक तरीके का एक्शन है, जैसे सपोज करिए आप क्या करिएगा, एक टेबल बनाइएगा, फिर उसके बाद क्या करिएगा, उसके रेंज को सेलेक्ट करके फिर आप एक फंक्शन लिखिएगा। तो मैक्रो के अंतर्गत अगर आप उसे रिकॉर्ड कर देते हैं और सेव कर देते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल कुछ बाय डिफॉल्ट भी प्रोवाइड करती है और आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि बार बार आपको वह काम करना ना पड़े, बस उस एक्शन को रिकॉर्ड करके आप सेव कर लीजिए मैक्रो के अंतर्गत उसे लिस्ट बना के, और फिर उस एक्शन को आप नाम दे दीजिए कि हाँ यह जो है एडिशन के लिए एक तरीके का ऑटोमेटेड टास्क का रिकॉर्डेड एक्शन है, उसे आप सेलेक्ट करिएगा। तो जैसे आपने वह काम किया था वो आपको काम करके खुद ब खुद दे देगा। एक तरीके का सपोज करिए कि यह एक शॉर्टकट ही है, बस उस एक्शन का शॉर्टकट है। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, विच व्यू अलाउज यू टू सी योर वर्कशीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। देखिए ये सवाल बेसिकली पूछ रहा है कि ऐसा इन चारों में से कौन सा व्यू है जिसके जरिए आपको यह देखने को मिलता है कि जब आपका वर्कबुक या वर्कशीट प्रिंट होगा तब वो कैसा दिखेगा। देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे हो सकता है ये कुछ डिफरेंट दिखे, लेकिन आपको यह देखना होगा कि प्रिंट होने के बाद यह पेज पे कैसा दिखेगा। तो उस व्यू में आपको देखना होगा प्रिंट प्रीव्यू व्यू में। प्रिंट प्रीव्यू व्यू में आपको सब कुछ दिखा देगा, उसके मार्जिन वगैरह की क्या कट रहे हैं। A4 पेपर पे आप अगर प्रिंट कर रहे हैं तो जो भी आपने सेल्स बनाए हैं वह उस A4
के मार्जिन के अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा चीज प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस डी डू इन एक्सेल। तो यह एक शॉर्टकट की से क्वेश्चन है। तो कंट्रोल प्लस डी क्या करता है एक्सेल में, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह फिल्स डाउन द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल टू द रेंज बिलो। सपोज करिए कि यह रेंज है A1 से लेके A10, इसे हमने सेलेक्ट कर रखा है। फिर कंट्रोल प्लस डी जैसे प्रेस करेंगे तो इसके नीचे का जो भी रेंज होगा B1 से लेके B10, उसमें यह सारा रेंज का डेटा इसके नीचे वाले मतलब A1 वाले यह सेलेक्टेड है, इसके नीचे वाले रेंज में वो डेटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डी का काम यही होता है। अब अगला क्वेश्चन है चार्ट से, विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो ये बेसिकली ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा चार्ट है जिसके जरिए हम लोग कोई ट्रेंड दिखा सकते हैं एक समय। जैसे सपोज करिए ये अभी 2025 चल रहा, तो हमें दिखाना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ 25 में क्या था, फिर 2026 में क्या होने वाला है, 2024 में क्या था। इस तरीके से ये ट्रेंड हमको दिखाना है किसी चीज का, तो वह उसके लिए कौन सा चार्ट सबसे बेस्ट होता है। चार्ट भी कई प्रकार के होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और स्कैटर प्लॉट। तो यह ट्रेंड अगर हमें दिखाना है तो उसके लिए हम लोग चार्ट इस्तेमाल करते हैं, लाइन चार्ट। अब चलिए एमएस एक्सेल का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द क्विकेस्ट वे टू सेलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन एक्सेल। तो यह सवाल बेसिकली पूछ रहा है कि एक्सेल में, एक्सेल वर्कबुक में अगर पूरे कॉलम को एक ही बार में हमें सेलेक्ट करना है तो हम लोग कौन सा तरीका अपना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। जैसा कि मैंने बताया था, देखिए कॉलम हेडर जो होता है वह यहाँ होता है ABCD। तो जैसे इस कॉलम हेडर पे क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा एक कॉलम एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरा रो को एक बार में सेलेक्ट करना है तो रो हेडर 1 2 3 4 है। अगर सपोज करिए 2 पे हम क्लिक करते हैं तो पूरा सेकंड रो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक्सेल का हमारा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हमने कवर किया। अब इसका बचा हुआ पोर्शन जो है MS पावर पॉइंट, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज MS पावर पॉइंट प्राइमरली यूज्ड फॉर। यह सवाल पूछने का मतलब यह है कि MS पावर पॉइंट बेसिकली इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन एंड स्लाइड शो। इसके जरिए हम लोग कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और स्लाइड शो तैयार करते हैं। बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है, पेजेस नहीं होता है बल्कि स्लाइड्स होता है। जैसे एक स्लाइड, जितना भी नंबर ऑफ स्लाइड्स आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। तो हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर कोई आप फाइल सेव करते हैं, कोई बनाते हैं, तो उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, .pptx। देखिए सबसे पहले MS वर्ड डॉक्यूमेंट का क्या फाइल एक्सटेंशन था, तो .docx। उसके बाद क्या था फिर एक्सेल का, तो .xlsx। और अब है PPT का, तो .pptx। तो ये इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन रहता है .ppt, ये मत करके आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। .pptx इसका राइट आंसर है, इसका एक्सटेंशन होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच टैब वुड यू यूज टू ऐड एनिमेशन टू योर स्लाइड। तो जैसा कि मैंने बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होते हैं। अगर आप स्लाइड में कोई कंटेंट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उस कंटेंट में अगर आप किसी तरीके का एनिमेशन चाहते हैं तो वो किस जरिए आप लोग दे सकते हैं, किस टैब के जरिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिमेशन टैब। देखिए पावर पॉइंट में ऊपर टैब होता है, एनिमेशन टैब, उसमें आप जाइएगा तो बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमेशन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ इस पे एक एनिमेशन लगाना कि जब मैं एनिमेशन बटन पे क्लिक करूँ तो यह डिज़ाइन जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट कलर चेंज हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसका जो आंसर है मैं उसमें एनिमेशन ऐड कर देता हूँ ऑप्शन सी पे। तो जैसे ही एनिमेशन बटन को मैं ऑन करूँगा तो ये एनिमेशन का कलर जो है चेंज हो जाएगा। ये एक प्रकार का एनिमेशन हुआ, बहुत सारा उसमें फॉर्मेट दिया रहता है, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। आपको एनिमेशन टैब में जाना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज अ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। देखिए 2 टर्म होता है और लोग इसमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। एक होता है ट्रांजिशन और दूसरा होता है एनिमेशन, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस होता है। एनिमेशन बेसिकली देखिए एक स्लाइड के अंतर्गत जो भी कंटेंट हो गए उस कंटेंट पे हम लोग किसी तरीके का स्पेशल इफेक्ट डालते हैं, तब उसे बोला जाता है एनिमेशन। और ट्रांजिशन क्या होता है, सपोज करिए आपके प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स है, जैसे कि 2 स्लाइड का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप पहला स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे स्लाइड में जैसे आप जाइएगा तो वो चेंजेस दिखेगा कि एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में आप कैसे जा रहे हैं। जो तरीका होता है जाने का उसे ही बोला जाता है ट्रांजिशन। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ विजुअल इफेक्ट अप्लाइड व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड।
मतलब कि एक ऐसा विजुअल इफेक्ट जो यह दर्शाता है जब आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, तब उसे ही बोला जाता है ट्रांजिशन। अब अगला क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए, सपोज करिए कि आपके प्रेजेंटेशन में 10 स्लाइड शो है, आप 8वें स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि स्लाइड शो शुरू हो लेकिन वह पहले स्लाइड से शुरू हो, मतलब यहाँ सवाल में यही पूछा जा रहा है कि स्लाइड शो प्रेजेंटेशन व्यू जो है वह पहले स्लाइड से है, ना कि जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी F5। जैसे ही फंक्शन की 5 आप प्रेस करिएगा, तब आपका जो प्रेजेंटेशन है वह पहले स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मार्ट आर्ट इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक फीचर होता है स्मार्ट आर्ट नाम से। यहाँ उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि उसका काम क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर क्रिएटिंग विजुअल डायग्राम्स एंड चार्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई डेटा आप एंटर करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसे डायग्राम के माध्यम से दर्शाएं या फिर किसी तरीके का चार्ट के माध्यम से, तब आपको स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके अंतर्गत आप डायग्राम भी शो कर सकते हैं आपके डेटा के अकॉर्डिंग, या फिर आप चार्ट बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच व्यू इन पावर पॉइंट डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन एज हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल्स। देखिए, सवाल बेसिकली पूछ क्या रहा है कि पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर होता है या फिर व्यू होता है, व्यू मतलब देखने का तरीका, किस तरीके से हम लोग उसे देख सकते हैं, जिसमें यह दर्शाता है कि जो भी आपने स्लाइड बनाया है प्रेजेंटेशन में, वह हमें हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब कि वह इस प्रकार से एक सीक्वेंस थंबनेल में दिखे। जैसे थंबनेल आप देखते हैं, अगर ये स्लाइड 1 है, तो स्लाइड 1 को जब आप मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करिएगा तो उसमें सारे कंटेंट दिख जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि एक प्रेजेंटेशन जो आपने बनाया है या कोई आपको बना के देता है या कोई डाउनलोड करते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स कितने हैं। तो सपोज करिए कि 8 स्लाइड है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जब आप स्लाइड सॉर्टर व्यू, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, यही इसका आंसर होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू आप सेलेक्ट करिएगा, तो उसमें क्या दिखाएगा आपको कि जो स्लाइड्स हैं आपके, वो टोटल स्लाइड्स दिखा देंगे, और थंबनेल मतलब छोटा छोटा उसका व्यू दिखा देगा कि कितना स्लाइड है, और पहले स्लाइड में दूसरे स्लाइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ दिखा देगा एक थंबनेल और हॉरिजॉन्टल व्यू में। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, स्लाइड्स कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो व्यू रहता है वो नॉर्मल व्यू रहता है। ये आपका नॉर्मल व्यू हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे वह पूरा इनलार्ज होकर दिखाएगा, उस पर फिर आप काम करिए। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट। तो स्लाइड मास्टर टैब का क्या काम होता है? स्लाइड मास्टर बेसिकली टैब नहीं है, बल्कि वह व्यू टैब के अंतर्गत एक मेन्यू है स्लाइड मास्टर। उसका काम क्या होता है पावर पॉइंट में? तो स्लाइड मास्टर बेसिकली इसका आंसर होगा एक टेम्पलेट कहने का मतलब एक तरीके का फॉर्मेट, जिसमें आपको डिजाइन दिया रहता है और स्लाइड्स के लेआउट दिए हुए रहते हैं। लेआउट कहने का मतलब कि वो स्लाइड का क्या लंबाई चौड़ाई होगा, उसका मार्जिन कहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ये सारा कुछ जो होता है, और उसका डिजाइन की क्या कलर होगा, उसमें क्या फॉन्ट इस्तेमाल होंगे, अगर आप उसमें वाटरमार्क लगाते हैं। देखिए, वाटरमार्क लगाने का तरीका MS एक्सेल में वाटरमार्क और MS वर्ड में वाटरमार्क लगाने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन पावर पॉइंट में वाटरमार्क लगाने का तरीका जो होता है एकदम डिफरेंट होता है। वह आप स्लाइड मास्टर के थ्रू ही लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इनटू द करंट प्रेजेंटेशन यू कैन यूज द शॉर्टकट की। मतलब कि करंट प्रेजेंटेशन है, सपोज करिए कि उसमें 10 प्रेजेंटेशन का स्लाइड है, उसमें आपको एक नया स्लाइड आपको ऐड करना है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करिएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल+M। कंट्रोल+M जब आप प्रेस करिएगा तो आपका जो भी स्लाइड है उसमें एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉमन एलिमेंट फाउंड ऑन पावर पॉइंट स्लाइड। मतलब कि पावर पॉइंट स्लाइड जब आप देखते हैं तो उसमें एक कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आमतौर पर नहीं दिखता? क्या टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, CPU या फिर चार्ट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CPU। CPU एक हार्डवेयर है, वह एक स्लाइड में कैसे दर्शाएगा? टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, इमेज दिखता है, चार्ट दिखता है, ये सब चीज दिखता है, लेकिन CPU नहीं दिखता। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन फॉर स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। ये कहने का मतलब कि जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कौन सा आपका पेज का जो स्लाइड का जो सेटअप होता है, ओरिएंटेशन, वो आपको दिखता है। जैसे देखिए, पेज जो होता है उसका ओरिएंटेशन 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका ये लैंडस्केप मोड, और दूसरा होता है पोर्ट्रेट मोड। तो बाय डिफॉल्ट जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो कंपनी की तरफ से ही उसका बाय डिफॉल्ट जो व्यू रहता है पेज का ओरिएंटेशन, वह लैंडस्केप मोड में होता है, और ये होता है आपका पोर्ट्रेट मोड। ये बेसिकली रील्स वगैरह के लिए या फिर इंस्टाग्राम पे अगर कोई चीज़ आप अपलोड करना चाहते हैं तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ये होता है 9:16 इसका रेशियो होता है, और यह लैंडस्केप में 16:9 इसका
फॉर्मेट होता है, मतलब 16 इंचेस इसका विड्थ होता है चौड़ाई और 9 इंचेस इसका लंबाई होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टैब कंटेन्स ऑप्शन फॉर एडिंग शेप्स, टेक्स्ट बॉक्सेस एंड इमेजेस टू अ स्लाइड। अगर आपको एक स्लाइड में शेप ऐड करना है, किसी प्रकार का कोई आकार ऐड करना है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स कहने का मतलब कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें आप कुछ लिख सकते हैं, या फिर कोई इमेज आपको उस स्लाइड में इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए कौन सा टैब आप क्लिक करिएगा। तो अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इंसर्ट टैब। अगर कोई चीज इंसर्ट कराना है तब इंसर्ट टैब से होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रेजेंटर व्यू अलाउ द प्रेजेंटर्स टू डू। देखिए प्रेजेंटर व्यू कई प्रकार का होता है पावर पॉइंट में, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, या फिर प्रेजेंटर व्यू। तो प्रेजेंटर व्यू बेसिकली प्रेजेंटर मतलब कि जो उस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत कर रहा है, अगर आप बना रहे हैं या फिर मैं बना रहा हूँ, लेक्चर आपके से शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे, तो मैं यहाँ प्रेजेंटर हुआ, तो मेरे लिए प्रेजेंटर व्यू क्या काम करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें हम लोग देख सकते हैं, व्यू अपकमिंग स्लाइड्स एंड स्पीकर नोट्स व्हाइल द ऑडियंस सीज द करंट स्लाइड। देखिए उसमें क्या होता है, एक स्लाइड है, उस स्लाइड में सपोज करिए कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई कंटेंट मैंने लिखा है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस मेरा सिर्फ ये स्लाइड देखे, बाकी उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो ऑडियंस नहीं देखे, वह नोट्स मेरे रेफरेंस के लिए हैं। तो प्रेजेंटर व्यू में यही हो सकता है कि आप अगला कौन सा स्लाइड आने वाला है वो भी मुझे दिख जाएगा, लेकिन आपको एज ऑडियंस सिर्फ ये स्लाइड दिखेगा। बाकी चीज जो रहता है प्रेजेंटर व्यू में, जैसे अगला स्लाइड कौन सा आने वाला है, इस स्लाइड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, जो आप ना देखें, ऑडियंस ना देखे, वो सिर्फ मेरे काम का है। इसीलिए ये जो ऑप्शन बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिहर्स टाइमिंग इन पावर पॉइंट। तो रिहर्स टाइमिंग एक फीचर होता है पावर पॉइंट में, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली ऑप्शन बी के लिए किया जाता है, टू ऑटोमेटिकली सेट द ड्यूरेशन फॉर ईच स्लाइड एंड एनिमेशन। जैसे ही आप किसी भी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन व्यू में जाइएगा, जब प्रेजेंटेशन व्यू में जाइएगा, उसमें क्या होता है, कोई भी प्रेजेंटेशन जब तक आप एरो की प्रेस नहीं करिएगा वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे नहीं जाएगा। तो उसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि एक प्रेजेंटेशन जो है, एक स्लाइड स्क्रीन पे 5 सेकंड के लिए रहे, या फिर 10 सेकंड के लिए रहे, या फिर 3 सेकंड के लिए रहे। ये सब चीज आप सेट कर सकते हैं, और एनिमेशन को भी, उसका भी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग के जरिए, कि एनिमेशन किसी टेक्स्ट पे मैंने लगाया तो वह कितने समय के लिए दिखेगा और क्या उसका प्रोसेस होगा। मतलब कि अगर मैंने तीनों पे ये कोई एनिमेशन लगाया है तो एनिमेशन किस प्रकार से दिखे, पहले ये दिखे, फिर उसके बाद ये दिखे और ये दिखे, वो सारा फीचर जो है हमें रिहर्स टाइमिंग में दिख जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड नोट्स टू इंडिविजुअल स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। जैसे कि पावर पॉइंट में आप कोई स्लाइड बना रहे हैं, सपोज करिए आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पे आप स्लाइड बना रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ नोट्स लिखना चाहते हैं, वो आपके रेफरेंस के लिए होगा, ना कि ऑडियंस के लिए। तो ऐसा कौन सा फीचर है जिसके जरिए यह नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा स्पीकर नोट्स, ऑप्शन बी। स्पीकर नोट्स में आप क्या है, इसके रिगार्डिंग आप नोट्स बना सकते हैं, हर एक स्लाइड के लिए अलग अलग नोट्स आप बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टू मेक टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स अपीयर ऑन अ स्लाइड इन अ डायनेमिक वे यू वुड यूज। तो देखिए ये कहने का मतलब कि अगर आप कोई स्लाइड में टेक्स्ट जो वर्ड्स होते हैं वो लिखा हुआ है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई शेप, कोई फिगर, कोई इमेज अगर आप ऐड करते हैं और उसे आप चाहते हैं कि वो जो स्क्रीन पे है स्लाइड में कुछ डायनेमिक तरीके से दिखे। डायनेमिक कहने का मतलब कि वो स्थिर ना रहे बल्कि वो चेंज करते रहे। डायनेमिक का मतलब यही होता है कि वह चेंज करते रहे। तो आप कौन सा फीचर आप उसमें ऐड करिएगा, कौन सा फैसिलिटी आप ऐड करिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एनिमेशन। एनिमेशन मैंने बताया था, अगर एक स्लाइड के अंतर्गत जो भी कंटेंट है उस पर कुछ स्पेशल इफेक्ट आप देना चाहते हैं तो वो एनिमेशन के जरिए दिया जा सकता है। और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाने के लिए जो जिस तरीके का फीचर आप दिखाना चाहते हैं वह ट्रांजिशन के जरिए दिखाया जा सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन और एनिमेशन में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेम्पलेट इन पावर पॉइंट। तो टेम्पलेट बेसिकली होता क्या है। टेम्पलेट का साफ मतलब होता है कि एक तरीके का फॉर्मेट जिसमें कुछ पहले से निर्धारित या यूज किए जाने वाले चीज जो पहले से मौजूद रहते हैं। तो टेम्पलेट भी पावर पॉइंट में वही काम करता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट विद कंसिस्टेंट डिजाइन एलिमेंट्स। मतलब कि एक पहले से ही डिजाइन किया गया हो स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट मतलब कि स्लाइड में जो है क्या क्या होगा, तो एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं ये, और कुछ डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे, एक हेडिंग के लिए और एक बॉडी के लिए।
और उसका कुछ कलर इस प्रकार से होगा। देखिए बहुत सारे टेम्पलेट मौजूद रहते हैं, हो सकता है इसमें आपको ये कलर पसंद हो, ऑरेंज कलर का उसका टेम्पलेट है। जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल उसमें पहले से मौजूद रहेगा कि एरियल होगा। फिर दूसरा टेम्पलेट होगा, उसका कलर जो है, कलर थीम होगा, ग्रीन कलर का होगा, और उसमें जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट स्टाइल कुछ डिफरेंट होगा, तहुमा होगा। तो वही आप टेम्पलेट के जरिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ दिस इज अ वैलिड वे टू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड। मतलब कि इन सब में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक वैलिड तरीका है जिसके जरिए आप कोई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। स्लाइड में हम राइट क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे ऐड इमेज। इमेज हमसे पूछेगा कि कहाँ से आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, कंप्यूटर से, या फिर आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव से, या फिर ऑनलाइन डायरेक्टरी से। तो वो आप लोकेशन जाकर सेट कर दीजिएगा, यही इसका वैलिड तरीका होता है। चलिए पावर पॉइंट का दो लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। व्हाट डज कंट्रोल प्लस वाई डू इन पावर पॉइंट एंड मोस्ट एमएस ऑफिस एप्लीकेशन। तो देखिए ये सवाल बेसिकली सिर्फ पावर पॉइंट से नहीं है, बल्कि सारे एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, चाहे वो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, या फिर एमएस आउटलुक, उसमें कंट्रोल प्लस वाई का काम क्या होता है। तो इसका काम होता है ऑप्शन बी, रीडू द लास्ट एक्शन। देखिए कंट्रोल प्लस जेड था, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू। कोई भी चीज हमने किया है, अगर सपोज करिए ये लाइन लिखा गया है, इसे हमने डिलीट करके इतना दूर कर दिया, अब हम चाहते हैं कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, तो फिर से हम लोग कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो ये यहाँ तक लिखा जाएगा जैसा पहले था, वो होता है अंडू। लेकिन रीडू क्या होता है कि यहाँ करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मुझे पसंद नहीं है, वही कर दो जो पहले था। तो कंट्रोल प्लस वाई जब हम लोग प्रेस करेंगे तो फिर से ये लाइन डिलीट हो जाएगा और यह जो है एक्शन रिपीट हो जाएगा जैसा ये हमने किया था। तो कंट्रोल प्लस वाई के लिए यही होता है रीडू द लास्ट एक्शन, और कंट्रोल प्लस जेड के लिए होता है अंडू द लास्ट एक्शन। अब चलिए इस एमएस ऑफिस का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टूल इज यूज टू क्विकली चेंज द साइज ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन व्यू। मतलब कि ऐसा कौन सा टूल है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे प्रेजेंटेशन व्यू का साइज चेंज करने के लिए, और वो भी बहुत तुरंत। तो इसका आंसर होगा जूम। जूम नीचे दिया रहता है किसी भी एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में, वहाँ पे पेज को भी आप जूम कर सकते हैं, एमएस वर्ड में, एक्सेल में भी जूम कर सकते हैं शीट को, और प्रेजेंटेशन में भी आप जूम कर सकते हैं प्रेजेंटेशन व्यू को देखने के लिए। तो जूम करने से क्या होता है कि पूरे प्रेजेंटेशन का साइज जो है वो चेंज हो सकता है पहले वो स्क्रीन के इतने पोर्शन में दिखे, आपका स्क्रीन इतना बड़ा है, लेकिन जैसे ही जूम आप करिएगा, जूम का लेवल आप सेट करिएगा, तो पूरे स्क्रीन तक उसका लेवल जो है वो सेट हो सकता है। उससे बड़ा भी हो जाएगा तो फिर चीज़ें जो है वो कटने लगेंगी, क्योंकि कोई भी जूम लेवल है वो स्क्रीन के अंतर्गत ही होना चाहिए। कल के डेट में हमने 25-30 क्वेश्चंस देखे थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के, और आज हमने बचे हुए 70 क्वेश्चंस देखे एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के। अब अगर चाहते हैं कि और भी इस पे कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं तुरंत ही इस पे वीडियो बना दूंगा। इसे एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चंस जो है इसी तरीके का मैंने सेलेक्ट करके इसमें डाला है, जो कि एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं और बनने की संभावना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।